चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलमोस्ट हम 50% आप कह लें कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अब जरा आगे चलते हैं। लेट्स सी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? बस चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे जी मेरी आवाज क्लियर है जी, इतना बता दें। वॉइस क्लियर है या नहीं? जोड़ा आवाज का बता दें, वॉइस इज क्लियर और नॉट। ठीक है जी, चलें, जबरदस्त आवाज ठीक है जी। जल्दी से देखते हैं, वेयर इज द पेन। वॉइस क्लियर। देखिए, जब भी लास्ट क्लास में हमने इसी पॉइंट पे बेसिकली रुके थे। अगर आपके पास रिडीमेबल बॉन्ड्स है, रिडीमेबल बॉन्ड्स, तो बेटा रिडीमेबल बॉन्ड्स का जो KD1-1 है वो थ्रू IRR कैलकुलेट होगा। और उसके लिए आपको ये कैश फ्लो चाहिए, मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग बॉन्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट 1-1, ये सारी बात है। और रिडम्पशन अमाउंट में मैंने कहा था कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। रिडम्पशन कुछ मेंशन नहीं होगा तो पार पे होगी, प्रीमियम के लिए मेंशन करेगा, कन्वर्जन वैल्यू आ सकती है। कन्वर्जन वैल्यू के लिए हमने कहा था सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू उस वक्त आएगी नंबर 1 बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हो, और सेकंड मेच्योरिटी पे मिलने वाले शेयर्स की वैल्यू ज्यादा और रिडम्पशन अमाउंट कम हो तो कन्वर्जन वैल्यू आएगी। रेयरली ऐसा हो सकता है, नेवर सीन, लेकिन अगर हो तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो सकती है, लेकिन डिस्काउंट के लिए फिर एग्जामिनर अगेन लिख कर देगा तो हम ले लेंगे। रिडम्पशन एट डिस्काउंट तो नथिंग इज मेंशन, तो रिडम्पशन एट पार है, प्रीमियम के लिए लिख कर देगा, कन्वर्जन वैल्यू कब आएगी बता दिया मैंने। डिस्काउंट पे अगर रिडम्पशन हो रही है तो अगेन एग्जामिनर इस चीज को मेंशन करेगा, विच आई हैव नेवर एवर सीन कि डिस्काउंट पे रिडम्पशन हो रही हो FM के अंदर। इवन आई हैव नॉट सीन इन AFM आल्सो। अच्छा, आगे चलता है। ये बात भी हो चुकी है कि यार आपके पास IRR का शॉर्टकट अवेलेबल है, तो आपने बेसिकली IRR के शॉर्टकट को यूज करते हुए क्या करना है, KD1-T को बेसिकली कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर इसके लिए मुझे 1 मिनट में आपको शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, व्हाट इज दैट, जब बेटा KD1-T IRR के शॉर्टकट से कैलकुलेट करेंगे इन द स्प्रेडशीट, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपने फिर बेसिकली उस शॉर्टकट के अंदर एन्युटी वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम एन्युटी वगैरह यूज करने जाएंगे तो फिर शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो करना क्या, मैं आपको ये करके ही बता देता हूँ तो ज्यादा बेहतर है। ये एक स्क्रीन मैंने शेयर की आपके साथ, आई होप कि आप ये देख सकते हैं। लेट्स से हमें KD1-C निकालना है, ठीक है। टाइम ले लिया भाई मैंने, 0 1 2 3 एंड लेट्स से 4। कैश फ्लोस ले लेते हैं। 0 पे मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग बॉन्ड आती है जी। लेट्स से मार्केट वैल्यू बॉन्ड है जी, नेगेटिव में लिख रहे हैं 110। यहाँ पे लिया जाता है इंटरेस्ट 1-T। पार वैल्यू 100 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो कैश इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। इसको आफ्टर टैक्स करना है, मान लो कि टैक्स का रेट 30% है अज्यूमिंग, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा 0.7। यहाँ आपके पास इंटरेस्ट आ गया, हर साल इंटरेस्ट आ गया। लास्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट के अलावा, लास्ट ईयर में बेसिकली इंटरेस्ट के अलावा रिडम्पशन अमाउंट भी आएगा, अज्यूमिंग रिडम्पशन पार पे हो रहा है। अब बड़े आराम से आप KD1-T बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इजिकल टू लिखा, सिंपली IRR शिफ्ट इन ब्रैकेट, बस आप ये वैल्यूज ले लें, ब्रैकेट क्लोज एंड हियर कम्स द आंसर। तो आपका KD1-C आ रहा है 3%। तो आई होप ये शॉर्टकट क्लियर है आपको। पहले भी बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ऑफ कोर्स ये शॉर्टकट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे NPV का शॉर्टकट का फंक्शन अवेलेबल है तो आपने NPV को उसी शॉर्टकट से कैलकुलेट करना है। इसी तरह से
हमारे पास बेसिकली IRR का शॉर्टकट अवेलेबल है, तो हम IRR को भी उसके शॉर्टकट से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी। लेट्स गो बैक टू आवर वन नोट पे दोबारा चलते हैं। फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो, क्या हो कि एग्जामिनर आपको इतना डेटा दे दे कि आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी कि कैपेम से भी कई निकाल सकते हैं, मान लो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से भी आप कई निकाल सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इतना ज्यादा डेटा गिवन है कि कई दोनों से आ रहा है, कैपेम से भी आ रहा है, DVM से भी आ रहा है। दोनों से अगर कई आ सकता है तो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आने वाला जो कई है उसको प्रेफर किया जाता है DVM के कई के ऊपर। रिपीट, अगर इतनी इंफॉर्मेशन कभी दे दे एग्जामिनर कि आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से भी कई निकाल सकते हैं, DVM से भी, तो आप कैलकुलेट तो दोनों से करोगे, लेकिन आप प्रेफर जो करोगे बेसिकली फाइनल बैक कैलकुलेट करने में कैपेम से आने वाले केई को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कैपेम के पास सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर है विच इज बीटा इक्विटी। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के पास कोई सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर नहीं होता। इससे आगे चलते हैं। अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार जब हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस कि केई कैसे आएगा, वी हैव डिस्कस केपी कैसे आता है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं केडी 1 - t कैसे आएगा और उसके सारे पॉसिबल जो सिनेरियोज हो सकते हैं वी हैव डिस्कस अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली चीज, बेसिकली जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमें वैक के फॉर्मूले को अगर आप देखें एक मिनट के लिए, तो केई को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू इक्विटी से, इसे डिवाइड किया जाता है मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू डेट प्लस मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस करेंगे हम KD 1 - t VD अपॉन VE प्लस VD प्लस VP प्लस हम KP लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, VP अपॉन VE प्लस VD प्लस VP। तो ये हमारे पास बेसिकली कह लें कि फॉर्मूला आ गया बैक का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलते हैं कि अगर क्वेश्चन में मिसाल के तौर पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, अगर सिंपली आप यूं कह लें नो इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स गिवन, इन द क्वेश्चन, बेटा अगर क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो बेटा फिर याद रखिएगा KP कट गया, VP कट गया, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है तो ना KP आएगा ना VP आएगा, आपका फॉर्मूला बेसिकली चेंज हो जाएगा। और फॉर्मूला जो होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू K मार्केट वैल्यू इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस VD प्लस ले लेंगे यार KD 1 - t, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे VD से डिवाइडेड बाय VE प्लस VD, फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज का आइडिया होना चाहिए आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूरी नहीं है एक डेट हो, एक लोन हो, कंपनी के पास एक से ज्यादा लोन हो सकते हैं। अगर कंपनी के पास एक से ज्यादा लोन है तो हर लोन का KD 1 - t डिफरेंट होता है, तो फिर एक से ज्यादा KD 1 - t भी बेसिकली क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक क्वेश्चन है AQR के नाम से। उस सवाल का जो पार्ट 2 है उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने बेसिकली एक से ज्यादा क्योंकि लोन दिए पार्ट 2 के अंदर, तो इसलिए वहां पे KD 1 - t भी 2 यूज हुए। अब बेटा इससे आगे चलते हैं तो बेसिकली एक और सिनेरियो भी मौजूद है। व्हाट इज दैट? वो जो सिनेरियो है बेसिकली दैट इज रिस्क एडजस्टेड के। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक और सिनेरियो भी मौजूद है, रिस्क एडजस्टेड के ही आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। रिस्क एडजस्टेड के ही का के मसले मसाइल सिर्फ उस वक्त आएंगे जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, क्योंकि बेटा डाइवर्सिफिकेशन के केस में जो आपका वैक होता है वो बेसिकली रिस्क एडजस्टेड वैक होता है।
तो डाइवर्सिफिकेशन के केस में आपको जो वैक कैलकुलेट करना है दैट इज रिस्क एडजस्टेड वैक। ऑब्वियसली रिस्क एडजस्टेड वैक के अंदर जो के इस्तेमाल होता है वो रिस्क एडजस्टेड के इस्तेमाल होता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस तरह के रिस्क की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन की मीनिंग क्या। डाइवर्सिफिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, किसी डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना। तो सिंपली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ नॉन कोर एक्टिविटी। जब आप नॉन कोर एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ नॉन कोर एक्टिविटी। क्योंकि कोर एक्टिविटी में आप ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो दैट इज एक्चुअली नॉन कोर एक्टिविटी। तो डाइवर्सिफिकेशन मींस आप किसी न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। अब इशू छोटा सा एक है, जब हम किसी नई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली न्यू इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो बिजनेस रिस्क होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। तो डाइवर्सिफिकेशन के केस में आप वैक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम रिस्क एडजस्टेड वैक कह रहे होते हैं, उसमें जो के इस्तेमाल होता है लॉजिकली वो रिस्क एडजस्टेड के इस्तेमाल होता है। तो हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड वैक इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन के केस में कंपनी का एग्जिस्टिंग बीटा एसेट ऑफ ओन कंपनी जो है ना, ये नॉट रेलिवेंट। आपका अपना बीटा एसिड रेलिवेंट नहीं है इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हमें पता है कि यार बीटा एसिड की बात करते हैं तो बीटा एसिड बेसिकली बिजनेस रिस्क को शो करता है। बीटा एसिड किसको शो कर रहा होता है, बिजनेस रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हमारा एग्जिस्टिंग बीटा एसिड हमारे काम का क्यों नहीं है। जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, किसी न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां तो बिजनेस रिस्क अलग होगा। तो फिर हम किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन के केस में वैक कैलकुलेट करते हैं। तो उसका पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई बीटा एसिड ऑफ न्यू इंडस्ट्री। आपको पहले न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड चाहिए। अब नई इंडस्ट्री का बीटा एसिड निकालना है टू आइडेंटिफाई टू कैलकुलेट बीटा एसिड ऑफ न्यू इंडस्ट्री। अब न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड कैलकुलेट कैसे होगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत कम है लेकिन है, कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली खुद ही न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड दे दे। रिपीट, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड बता दे जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उसका ही बीटा एसिड आपको डायरेक्टली मिल जाए, जिसके चांसेस कम है लेकिन है। अनदर पॉसिबिलिटी के एग्जामिनर ऑफ कोर्स आपको न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड ना दे। जब एग्जामिनर आपको न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड नहीं देगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर लाजमी एग्जामिनर आपको न्यू इंडस्ट्री में कोई प्रॉक्सी कंपनी दे देगा। प्रॉक्सी कंपनी मींस which is similar to you and they are already operating in the new industry in which you are planning to operate, in which you are planning to invest। एग्जामिनर आपको लाजमी ये इंफॉर्मेशन दे देगा। भाई अगर वो आपको डायरेक्टली न्यू इंडस्ट्री का बीटा एसिड नहीं देता तो वो आपको न्यू इंडस्ट्री में एक प्रॉक्सी कंपनी बता देगा। प्रॉक्सी कंपनी मींस जो उस न्यू इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। आप करोगे क्या प्रॉक्सी कंपनी इन न्यू इंडस्ट्री, है ना। न्यू इंडस्ट्री आप करेंगे क्या। आप प्रॉक्सी कंपनी का बीटा इक्विटी लेंगे, उसको बेटा डी गेयर करेंगे और बीटा एसिड निकाल लेंगे। रिपीट, आप करेंगे क्या प्रॉक्सी कंपनी का बीटा इक्विटी लेंगे, उसको डी गेयर करेंगे। डी गेयर करना मीन्स अनगेयर करेंगे और बीटा एसिड आ जाएगा। हम किस तरह से प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को डी गेयर करते हैं, बहुत सिंपल है। बीटा एसिड इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू market value equity divided by market value equity plus market value of debt 1 minus t plus beta debt vd 1 minus t upon vd 1 minus t plus v। अब
ऑब्वियसली बीटा एसिड हमें पता है, बीटा इक्विटी पता है, बीटा डेट बेसिकली शोज द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द कंपनी। नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इवन एएफएम की भी बात करें तो हमारे एग्जामिनर अज्यूम करते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क जीरो है। डिफॉल्ट रिस्क जीरो होने की वजह से बीटा डेट जीरो होता है। अब बीटा डेट जीरो अगर होगा तो यही रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि बीटा एसिड बराबर है बीटा इक्विटी इनटू मार्केट वैल्यू इक्विटी अपॉन मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू डेट 1 माइनस टी। ये सिंपल हो जाता है। अब आप करेंगे क्या, आप प्रॉक्सी कंपनी का बीटा इक्विटी लेंगे, प्रॉक्सी कंपनी की मार्केट वैल्यू इक्विटी, प्रॉक्सी कंपनी का मार्केट वैल्यू डेट, और प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को कन्वर्ट कर लोगे बीटा एसिड में। फॉर एग्जांपल मैं अपने से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, लेट्स से जो प्रॉक्सी कंपनी है नहीं बेटा, फॉर्मूले में वीपी नहीं होता, वीपी नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ वीडी तक रखें। इस फॉर्मूले में सिर्फ वीडी और वी। अच्छा बेटा अज्यूम कर लेते हैं कि यार प्रॉक्सी कंपनी जो है उसका बीटा इक्विटी है फॉर एग्जांपल 1.5। एग्जामिनर आपको मार्केट वैल्यू इक्विटी दे रहा है लेट्स से 120 मिलियन, वीडी एग्जामिनर दे रहा है आपको 40 मिलियन। मान लो कि यार टैक्स का रेट जो है ना वो है 30%। आप इस इंफॉर्मेशन को लेंगे और बीटा एसिड बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैंने लिखा 1.5 इंटू 120 अपॉन 120 इंटू 40। इस 40 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है ना आपने, और 0.7 चेक करते हैं ये क्या है। बीटा एसिड जो मेरे पास आ रहा है 1.2162 आ रहा है। बीटा एसिड आ गया एक दफा बेटा आपके पास, अब बीटा एसिड आ चुके हैं। आप करेंगे क्या, इस बीटा एसिड को लेंगे, प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को आपने बीटा एसिड में कन्वर्ट कर लिया, आपने प्रॉक्सी कंपनी के बीटा एस इक्विटी को बीटा एसिड में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसे गेयर अप करेंगे। to gear up with own companies फाइनेंशियल गियरिंग। हम इसे अपनी गियरिंग के साथ क्या करेंगे, गियर अप करेंगे। यानी कि बीटा एसेट तो बेसिकली बिजनेस रिस्क को शो करता है ना, इसके अंदर हम बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को अब इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक रिलेशनशिप है जो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। वो रिलेशनशिप कुछ ये है कि यार बीटा इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो बीटा इक्विटी इज हायर देन बीटा एसेट। उसकी वजह है कि बीटा इक्विटी में दो रिस्क होते हैं, ये दो रिस्क बीटा है, टू रिस्क बीटा है। इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी है। बीटा एसिड की बात करते हैं तो ये बेसिकली वन रिस्क बीटा है, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक टू रिस्क बीटा है दूसरा वन रिस्क बीटा है तो लॉजिकली टू रिस्क बीटा मस्ट बी हायर देन वन रिस्क बीटा। आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को जो कि 1.5 है बीटा एसिड में कन्वर्ट किया तो आंसर कम आया। आंसर कम आना चाहिए, दैट इज अ लॉजिक। कितना कम आना चाहिए वो लॉजिक नहीं है। तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए बीटा इक्विटी इज अ टू रिस्क बीटा जो कि हायर देन होगा किससे, बीटा एसिड से, क्योंकि बीटा एसिड वन रिस्क बीटा है। आप समझिएगा। अब हमने करना है कि यार इस ये जो हम बीटा एसिड बेसिकली कैलकुलेट कर चुके हैं, इस बीटा एसिड को जब अपनी गियरिंग से गियर अप करेंगे, इसमें अपना फाइनेंशियल रिस्क लेकर आएंगे तो लॉजिकली आने वाला आंसर 1.2162 से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा लॉजिक नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए, वो लॉजिक है। अब मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी जो है APLC है, इनकी मार्केट वैल्यू इक्विटी है लेट्स से 150 मिलियन। लेट्स से इनका मार्केट वैल्यू डेट ले लेते हैं, अज्यूमिंग इनका जो मार्केट वैल्यू डेट है मान लो 70 मिलियन, टैक्स रेट 30%। हम करेंगे क्या, इस इंफॉर्मेशन को लेंगे और ये जो आपका बीटा एसिड है इसको लेंगे और क्या निकाल लेंगे, बीटा इक्विटी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है
कि बीटा एसेट बराबर है बीटा इक्विटी इनटू मार्केट वैल्यू इक्विटी अपॉन मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस VD1 माइनस 2। ऑब्वियसली इस फॉर्मूले को तो मैं बड़े आराम से एक्सेल में यूज करके बीटा एसेट निकाल सकता हूँ, लेकिन जब आपको बीटा इक्विटी निकालना होगा, क्योंकि जब आपको अभी तो आप बीटा इक्विटी को बीटा एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, अब अगर मुझे बेसिकली बीटा एसेट को बीटा इक्विटी में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम कहेंगे बीटा इक्विटी बराबर है बीटा एसेट इनटू मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू डेट 1 माइनस टी अपॉन वी। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यार ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ इसको मैं बड़े आराम से एक्सेल में रख के बीटा इक्विटी निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूले को भी इस तरह से मोल्ड करना है कि हम एक्सेल के अंदर उसे लिख सकें, यानी कि स्प्रेडशीट में आप लिख सकें बीटा इक्विटी इज इक्वल टू बीटा एसेट आप निकाल चुके हैं 1 पॉइंट, तो सिंपली हम लिखेंगे टू गेयर अप विद ओन कंपनीज फाइनेंशियल गियरिंग 1.2162 लेंगे आप। हमारी जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है दैट इज 150 मिलियन, मार्केट वैल्यू डेट हमारा 70 है। अब 1 माइनस टी है तो आप 70 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टैक्स रेट 30% तो आफ्टर टैक्स चीज क्या होगी 70%। कैलकुलेटर यूज करते हैं, चेक करते हैं बीटा इक्विटी कितना आता है। ये मेरे पास आ रहा है बेटा 1.613। मेरे पास जो बीटा इक्विटी आ रहा है दैट इज 1.613। तो सिंपली अब करेंगे क्या, इस बीटा इक्विटी को लेंगे और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को लेके बड़े आराम से के निकाल लेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार RF 6% है, RM मान लेते हैं 13, तो बड़े आराम से अब रिस्क एडजस्टेड के निकाल लोगे। के आपके पास आ जाएगा 6 + 13 - 6 × 1/6। चेक करते हैं ये के कितना आता है। बेटा के आ रहा है 17.291%। के जो आ रहा है दैट इज 17.291%। अब से एक दफा के आ गया, आपने करना क्या, वैक के फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। KD1 में सी आपके पास ऑलरेडी होगा, आप वैक के फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, आपके पास रिस्क एडजस्टेड वैक आ जाएगा। लेकिन आपका एग्जामिनर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली रिस्क एडजस्टेड वैक की तरफ नहीं जाता, वो लॉजिकली आपको रोक देता है रिस्क एडजस्टेड के पे। तो समझे जो के आपके पास 17.291% आया, ये रिस्क एडजस्टेड के है। एक चीज अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें, अगर थोड़ी सी हम बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट बताएं। एक गहरी सोच वाला स्टूडेंट ये सोचता है कि सर ये जो बीटा एसिड हमने इस्तेमाल किया, लेट मी चेंज द कलर, ये जो हमने बीटा एसिड इस्तेमाल किया है ये वही बीटा एसिड है जो प्रॉक्सी कंपनी का था, ऐसा ही है, क्योंकि हमने तो प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को ही बीटा एसिड में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब है हमारे पास और प्रॉक्सी कंपनी के पास दोनों का बीटा एसिड क्या है, सेम, एग्रीड। एक बच्चा कहता है यार फिर हमारा बीटा इक्विटी प्रॉक्सी से ज्यादा क्यों है। अब लॉजिकली सुनिएगा, जो प्रॉक्सी का बीटा एसिड है वही बीटा एसिड आपने अपनी गियरिंग को लेके यूटिलाइज किया है, तो दोनों तरफ बिजनेस रिस्क तो सेम है। इसका मतलब ये कि अगर आपका लॉजिकली बीटा इक्विटी ज्यादा आ रहा है तो आप कह सकते हैं और हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल गियरिंग है इट इज एक्चुअली हायर देन द फाइनेंशियल गियरिंग ऑफ प्रॉक्सी कंपनी, क्योंकि लॉजिकली हमारी गियरिंग प्रॉक्सी से ज्यादा है, हमारा फाइनेंशियल रिस्क प्रॉक्सी से ज्यादा है, इसलिए आने वाला बीटा इक्विटी इज लॉजिकली इवन हायर देन द प्रॉक्सी कंपनीज बीटा इक्विटी। प्रॉक्सी का बीटा इक्विटी 1.5 है और हमारा बीटा इक्विटी उससे भी ज्यादा है। आप 1 मिनट के लिए चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल गियरिंग की बात करूं, लेट्स से डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी को यूज करते हैं, तो प्रॉक्सी का जो डेट है 40 मिलियन है, 40 + 120 × 100। चेक करते हैं प्रॉक्सी की डेट कितने परसेंट है। 40 को अगर मैं 160 से डिवाइड करता हूँ तो 25% आता है। लॉजिकली प्रॉक्सी कंपनी जो है ना उसके पास जो डेट है वो 25% है और इक्विटी 75%। अगर हम अपनी गियरिंग की बात करें तो प्लीज देखिएगा, ये सिर्फ लॉजिकली बताने के लिए, अदरवाइज सवाल आपका हो चुका है। अगर फाइनेंशियल गियरिंग की बात करें, हमारे पास डेट 70 एंड दिस,
तो डिनोमिनेट इनटू 100, तो अगर मैं 70 को 220 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो आप देखें हमारी जो गेयरिंग आ रही है वो 31.818% आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यार हमारे बिजनेस के अंदर जो डेट है, अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं इसको, तो चलें ये 32% हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो लोन की परसेंटेज है, डेट की परसेंटेज है, इट इज हायर देन बेसिकली प्रॉक्सीज कंपनीज डेट। लोन जितना ज्यादा होगा आपका फाइनेंशियल रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो अगर एक गहरी सोच वाला स्टूडेंट ये सोचता है कि सर दोनों बिजनेसेस का बिजनेस रिस्क सेम है, दैट इज आवर अजम्पशन, तो फिर हमारा बीटा इक्विटी बेसिकली प्रॉक्सी से भी ज्यादा क्यों आ रहा है, तो मैंने उसकी लॉजिक दे दी है। उसकी एक ही लॉजिक है, फिर डेफिनेटली हमारी फाइनेंशियल गियरिंग, हमारा फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली किससे ज्यादा है, डेफिनेटली प्रॉक्सी से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा बीटा इक्विटी इवन हायर देन क्या आ रहा है, प्रॉक्सी कंपनी आ रहा है। अब बेटा हमें बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर डाइवर्सिफिकेशन का सिनेरियो है, तो इन ये जो फॉर्मूला नंबर 1 था और 2 था, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह से लेट्स से रिस्क एडजस्टेड के आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर आप मुझसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे, तो उसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिए। सवाए बेसिकली थ्योरीज के, जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है वो ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस नहीं की। अगर मैं उसको जल्दी से डिस्कस करूं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक हमारे पास थ्योरी है, मिलर एंड मौदगिलानी। मिलर एंड मौदगिलानी, नो टैक्स वर्ल्ड, नो टैक्स वर्ल्ड। बस आपको ये पता होना चाहिए, एमएम ने एक थ्योरी दी थी द वे बैक 1957 या 1958 में, किसी एक साल में इन्होंने थ्योरी दी थी, आइदर इट वाज 57 या 58, इतना तो मुझे पता है, दो में से कोई एक था। उस टाइम एमएम ने एक थ्योरी दी थी नो टैक्स वर्ल्ड को लेके। इन्होंने कहा था नो टैक्स वर्ल्ड के अंदर वैक ऑफ गेयर्ड बिजनेस बराबर होगा वैक ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में गियरिंग हो ना हो, आपका वैक बराबर होगा। जब वैक बराबर होगा तो बिजनेस की वैल्यू भी बराबर होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस। ऑफ कोर्स इस थ्योरी पे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो एक ही था, वेयर इज दैट वर्ल्ड। बस इस सवाल को सुन के ये लोग चले गए थे। देन दे टुक 5 years टू फाइंड दैट वर्ल्ड, उनको मिला नहीं। देन दे केम अप विद अ न्यू थ्योरी, देन दे सेड एमएम इन टैक्स वर्ल्ड। चले जी, 5 साल के बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी, आइदर 1962 या 1963, किसी एक साल में, एमएम इन टैक्स वर्ल्ड। एमएम इन टैक्स वर्ल्ड में इन्होंने कहा था वैक ऑफ गेयर्ड बिजनेस लोअर देन होता है वैक ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस। यानी कि इनका कहना है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर गियरिंग है तो आपका वैक कम होगा एज कम्पेयर टू अगर आपके बिजनेस में गियरिंग ना हो। सिंस वैक कम है, तो इन्होंने कहा था आपके बिजनेस की वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस विल बी हायर देन वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस। अब वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस इज हायर देन अनगेयर्ड बिजनेस, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, मतलब प्रूफ किया था इसको। इन्होंने कहा था वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस बराबर है dt प्लस वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस। यानी कि इन्होंने कहा था कि यार बेसिकली जो वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस है वो बराबर है dt प्लस वीयू। अब सवाल है कि जो हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस बराबर है वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस प्लस dt, तो ये dt बेसिकली क्या है, क्योंकि लॉजिकली जो बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वो प्लस dt इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप लिख रहे हो वैल्यू ऑफ गेयर्ड बिजनेस बराबर है वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड बिजनेस प्लस dt, तो जो चीज बेसिकली बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है वो DOT है। तो सवाल ये पैदा होता है भाई ये DOT क्या है। बेसिकली डी आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, टी आपके पास टैक्स रेट है। चलें ये भी ठीक है भाई कि डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है और टी टैक्स रेट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी जबरदस्त है। DT का एक्चुअली मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स, और वो भी कहां से कहां तक, T1 से T इंफिनिटी। लो बताओ, ओनली डी की बात करेंगे तो हम कहते हैं यार मार्केट वैल्यू इक्विटी, टी की बात करें तो ऑफ कोर्स टैक्स रेट।
अब सवाल है कि सर डीओटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आप बता रहे हैं तो बड़ी अलग ही है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आप बता रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स T1 से T इंफिनिटी। अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या हाउ कम द इंटरप्रिटेशन ऑफ DT इज प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। इसकी लॉजिक सुनना कि DT कैसे शो करता है प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट T1 से T इंफिनिटी। बेसिकली जब कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है तो उसमें अदम्पशंस होती हैं। पहली टैक्स वर्ल्ड वालों ने जो अदम्पशन ली थी, इन्होंने कहा था डेट जो है ना, डेट लोन, वो परमानेंट नेचर का है। समझे, आपने जो लोन लिया फॉर एवर है। अब सिंस डेट परमानेंट नेचर का है, डेट जो आपने लिया है दैट इज फॉर एवर, ठीक है जी। इसका मतलब इंटरेस्ट एक आध साल नहीं देंगे, बस देते ही रहेंगे हमेशा। अब हमेशा ही इंटरेस्ट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से जब सेम अमाउंट हम फॉर एवर देते हैं, सेम अमाउंट हो इनफ्लो या आउटफ्लो लेकिन फॉर एवर हो, तो फिर हम उसको परपेचुटी अमाउंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन्होंने अज्यूम किया था कि डेट परमानेंट नेचर का है तो बेटा इंटरेस्ट तो फॉर एवर ही देना है। ओके, अब देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो भी मैंने कहा था T1 से T इंफिनिटी कैसे आएगा, इजिकल टू सबसे पहले आप लेंगे लोन। लोन को बेटा आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लोन मीन्स डेट, जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से। ऑब्वियसली अगर मैं डेट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं डेट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। इसको अगर आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। रिपीट, अगर आप डेट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, और उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। सिंस ये जो इंटरेस्ट की सेविंग है हर साल आएगी, बार बार आएगी, फॉर एवर आएगी। कोई इनफ्लो या आउटफ्लो फॉर एवर जब होता है, सेम हो और फॉर एवर हो, तो एक परपेचुटी अमाउंट है। परपेचुटी अमाउंट के लिए हम परपेचुटी फैक्टर यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, और परपेचुटी फैक्टर होता है 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्होंने बेसिकली डिस्काउंटिंग के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया था, इंटरेस्ट रेट लिया था, तो 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट बेसिकली आपको परपेचुटी फैक्टर दे देता है T1 से T इंफिनिटी। अब लॉजिकली अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट कैंसिल हो जाता है और D मल्टीप्लाई बाई T इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि हमें प्रूफ बताएं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए DT का मतलब। तो वैल्यू ऑफ गेट बिजनेस ज्यादा होती है वैल्यू ऑफ अनगेट बिजनेस से। उसकी जो रीजन है वो रीजन सिर्फ एक ही चीज की है, क्योंकि जब आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट से टैक्स सेव होगा। वो जो टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू है, वो जो टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यूज है, उसकी वजह से वैल्यू ऑफ गेट बिजनेस ज्यादा हो जाती है वैल्यू ऑफ अनगेट बिजनेस से, क्योंकि लोन जिसने लिया वो गेट बिजनेस है, वो इंटरेस्ट देगा और इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होगा। तो लॉजिकली जब हम कहते हैं वैल्यू ऑफ गेट बिजनेस बराबर है वैल्यू अनगेट बिजनेस प्लस DT, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग है फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप वैल्यू ऑफ गेट बिजनेस को इंक्रीज कर देती है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ अनगेट बिजनेस। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रेडिशनल थ्योरी है रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर या बैक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, टैक्स वर्ल्ड वाला ये कहता है, टैक्स वर्ल्ड वाला ये कहता है कि यार जितना ज्यादा डेट होगा, टैक्स वर्ल्ड ये कहता है कि जितना ज्यादा आप डेट लेकर आओगे बिजनेस में, आपका वैक उतना कम होगा। मतलब टैक्स वर्ल्ड ये कहता है आप डेट बढ़ाते रहे, वैक कम होता रहेगा। सर टैक्स वर्ल्ड वाला करता क्या है, वो ये अज्यूम करता है कि जब आप बिजनेस के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आप अपनी इक्विटी को बाय बैक कर लेते हो। सिंपली आप इक्विटी को डेट से रिप्लेस करते रहते हैं। टैक्स वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली वो तो कहता है वर्चुअली आप बिजनेस को 100% क्या करते हैं, डेट फाइनेंस। ऑफकोर्स 100% डेट फाइनेंस होती नहीं कंपनी, लेकिन टैक्स वर्ल्ड वाला ये कहता है यार बस आप सारा फोकस डेट पर लेकर आए। तो ये तो बेसिकली बिजनेस को क्या कहता है, वर्चुअली आप 100% डेट फाइनेंस कर दें। अब जब आप कहते हो यार बिजनेस को 100% वर्चुअली डेट फाइनेंस कर दें, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल बात नहीं है। हमें कौन इतना ज्यादा लोन देगा,
फिर हमारे डिफॉल्ट होने के चांसेस, हमारे बैंक करप्ट होने के चांसेस हैं। तो इट मीन्स एमएम टैक्स वर्ल्ड के अंदर थोड़े से हमें पता होना चाहिए मसले मसाइल। और फिर एमएम टैक्स वर्ल्ड वाले ये अज्यूम करते हैं कि यार जो डेट्स हैं सारे तमाम जितने भी डेट्स आप लेंगे सबका इंटरेस्ट रेट सेम होगा, ऐसा नहीं होता। जब आप डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद मजीद लोन लेना जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा होता है। अब बेटा इट मीन्स एमएम टैक्स वर्ल्ड वाला डेट और इक्विटी में बैलेंस मेंटेन रखने की बात नहीं करता। रिपीट, एमएम टैक्स वर्ल्ड वाला डेट और इक्विटी में बैलेंस मेंटेन करने की बात नहीं करता। अब अगर मैं ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करूं, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कह लें, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ वैक कह लें, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ वैक, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से ये काफी लॉजिकल थ्योरी है। ये लोग कहते हैं जब बिजनेस के अंदर आप डेट इंट्रोड्यूस करोगे, डेट बढ़ेगा, फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा, तो आपका ऑफ कोर्स के ही बढ़ेगा। लेकिन ये कहते हैं शुरू में क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ओवरऑल जो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेनिफिट है वो इंक्रीज इन के को ऑफसेट नहीं करता और आपका वैक बेसिकली रिड्यूस होता है। तो आप डेट बढ़ाते रहते हैं, वैक कम होता रहता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जहां जब आप डेट को बढ़ा, उस सर्टेन पॉइंट के बाद, जब सर्टेन फाइनेंशियल गियरिंग के बाद डेट को बढ़ाते हैं, तो फिर वो जो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है, महंगा हो जाता है। क्योंकि रिस्की कंपनी को जब कोई लोन देगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, तो वो बेसिकली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्चुअली बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर यू। और एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप गियरिंग मजीद, एक सर्टेन गियरिंग से जब गियरिंग मजीद बढ़ती है, तो होता क्या है बेसिकली, फिर आपका वैक कम होने की वजह बेसिकली बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली डेट और इक्विटी के अंदर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेडिशनल थ्योरी वाले ये कहते हैं यार आपको बेसिकली डेट और इक्विटी के अंदर बेसिकली क्या करना चाहिए, बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल गियरिंग है हमारे पास, और ये ले लेते हैं वैक की परसेंटेज। सिंपली गियरिंग जितनी कम होगी वैक उतना ज्यादा होगा, गियरिंग बढ़ाते रहेंगे वैक कम होता रहेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपने मजीद गियरिंग बढ़ाई तो वैक कम नहीं होगा बल्कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। इट मीन्स कुछ ऐसा, ये वैक की परसेंटेज है, यहाँ फाइनेंशियल गियरिंग की परसेंटेज है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल समवेयर हेयर आपका वैक क्या होगा, मिनिमम होगा। अब वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ बेसिकली हमें पता चल जाता है हमारा वैक मिनिमम है, ट्रायल एंड एरर से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी की, तो ट्रेडिशनल थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहती है कि आप बेसिकली डेट एंड इक्विटी के अंदर क्या करें, बैलेंस को मेंटेन करें। लेकिन एमएम टैक्स वर्ल्ड वाला ऐसी कोई बात नहीं करता। एमएम टैक्स वर्ल्ड वाला तो कहता है बस सारा फोकस ही डेट पे लेकर आए। तो बेटा इस वीडियो में अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में लेने चाहते, अब तक हम बेसिकली जो रिवीजन में कर चुके हैं, हम सारे का सारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिवाइज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तमीज़ के साथ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्लास में लेने चाहता हूँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बात करेंगे, ट्रेडिशनल सोर्सेज पे भी बात करेंगे, और इंशाल्लाह इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे भी बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बाद, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इंशाल्लाह डिस्कस करने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, विल गो टू फॉरेक्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बाद इंशाल्लाह हम फॉरेक्स की बात करेंगे एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए ये जो प्रैक्टिस वीडियोस है, मुझे ऐसा लगता है यार 18 से 20 घंटे में आपका सारे का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर रिवाइज हो जाता है, प्रॉपर। तो ये जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है, 18 से 20 घंटे के अंदर अंदर आपका सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास वीडियोस मौजूद है, रेगुलर के अंदर सारा सिलेबस मौजूद है, अच्छी खासी प्रैक्टिस वीडियोस मौजूद है। लेकिन इस लाइव रिवीजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। तो मेरा टारगेट ये है कि यार 18 से 20 घंटे में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका इंशाल्लाह रिवाइज हो जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप फॉर टुडेज क्लास। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।